ठीक है बच्चों, तो पिछले क्लास में हम लोगों ने कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स के बारे में पढ़ा था। ठीक है, कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स में हम लोगों ने मोलारिटी, मोलालिटी एंड मोल फ्रैक्शन, ठीक है, इन्हीं तीनों के बारे में पढ़ा, क्योंकि ये कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स इस चैप्टर में बहुत ज्यादा यूज आने वाले हैं। ठीक है, तो और नेक्स्ट टॉपिक इज सॉल्युबिलिटी। ठीक है, द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ solute that can be added to a given amount of solvent in order to prepare a saturated solution is called its solubility। ठीक है, देखिए सॉल्युबिलिटी होता क्या है कि अगर हमारे पास फिक्स्ड अमाउंट ऑफ अगर सॉल्वेंट हो तो उस सॉल्वेंट में मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट को कितना ऐड कर सकते हैं। ठीक है, उसी अमाउंट को हम लोग क्या कहते हैं, दैट इज सॉल्युबिलिटी ऑफ द गिवन सॉल्यूशन। ठीक है, याद रहे कि यहाँ पे सैचुरेटेड का मतलब क्या हुआ, देखिए तीन वर्ड है। पहला वर्ड है अनसेचुरेटेड, सेकेंड वर्ड इज सेचुरेटेड, ठीक है, एंड लास्ट इज सुपर सेचुरेटेड। ठीक है, देखिए इन तीनों का मतलब क्या होता है। ठीक है, सिर्फ हमें इसका मीनिंग जानना है, बिकॉज वी हैव यूज्ड वर्ड सैचुरेटेड सॉल्यूशन। ठीक है, सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सैचुरेटेड सॉल्यूशन? लेट अस एज्यूम कि वी हैव water and this water is a type of solvent। ठीक है, मान लेते हैं कि एक हमने सॉल्वेंट लिया है जो कि वाटर के मॉलिक्यूल है। ठीक है, let us assume we are adding some salt, some crystal of salt, then this NaCl, this salt is acting as what? Solute। ठीक है, तो इस सॉल्वेंट यानी कि वाटर में हम लोग क्या कर रहे हैं, सॉल्ट को मिक्स कर रहे हैं। ठीक है, तो होगा क्या कि धीरे धीरे हम लोग क्या करेंगे, इस वाटर में इस NaCl यानी कि सॉल्ट को मिक्स करेंगे। ठीक है, तो जैसे जैसे इसमें सॉल्ट को ऐड करेंगे तो धीरे धीरे सॉल्ट क्या हो जाएगा, इसमें वाटर में सॉल्युबल होता जाएगा। ठीक है, तो एक ऐसा समय आएगा जब उससे ज्यादा और अगर NaCl यानी कि सॉल्ट को अगर मिक्स करेंगे तो वो NaCl जो है वो मिक्स नहीं होगा। ठीक है, इट मीन्स अ टाइम विल कम व्हेन नो मोर सॉल्ट कैन बी एडेड टू दिस वाटर। ठीक है, तो उसी स्टेज को हम लोग क्या कहते हैं, उस समय ये जो सॉल्यूशन बन जाएगा उसी को हम लोग क्या कहेंगे, सेचुरेटेड सॉल्यूशन। मतलब अब जब इससे और ज्यादा अगर NaCl को डालेंगे तो NaCl जो है वो मिसिबल नहीं हो पाएंगे। ठीक है, मतलब वाटर में सॉल्युबल नहीं हो पाएंगे। ठीक है, पूरी तरह से मिल नहीं पाएंगे, तो उस स्टेज को हम लोग क्या कहते हैं, दैट इज सेचुरेटेड। ठीक है, अगर उससे ज्यादा हमने ऐड कर दिया तो सॉल्यूशन क्या बन जाएगा, सुपर सेचुरेटेड। ठीक है, और जितना मिक्स होना चाहिए, मतलब मैक्सिमम जितना मिक्स किया जा सकता है उससे भी अगर हमने कम मिक्स किया है, ठीक है, तो उस तरह के सॉल्यूशन को हम लोग क्या कहते हैं, अनसेचुरेटेड सॉल्यूशन कहते हैं। ठीक है, तो ध्यान में रखना है कि यहाँ पे सेचुरेटेड सॉल्यूशन का मतलब क्या हुआ कि मैक्सिमम अमाउंट जब हम लोग मिक्स कर लेंगे, ठीक है, मतलब उससे ज्यादा अब हम और सॉल्यूट को ऐड नहीं कर सकते। ठीक है, उससे ज्यादा अगर और सॉलिड पार्टिकल्स को ऐड करेंगे तो
तो वापस जितने भी पार्टिकल्स होंगे, मतलब जितने भी क्रिस्टल्स जो कि लिक्विड फेज में जा चुके हैं, वापस लिक्विड फेज से क्या होंगे, सॉलिड का जो भी फेज होगा मतलब सॉलिड फेज में आना स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, तो उसी स्टेज को हम लोग क्या कहते हैं, सेचुरेटेड सॉल्यूशन। ठीक है, तो सॉल्युबिलिटी क्या होता है, दिस इज द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट विच कैन बी एडेड टू अ गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट टू मेक इट अ सेचुरेटेड सॉल्यूशन। ठीक है, इसको हम लोग डिनोट कैसे करेंगे, सिंपली सॉल्युबिलिटी को हम लोग एस से डिनोट कर लेते हैं, कैपिटल एस से डिनोट कर लेते हैं। ठीक है, ऐसा यूनिट इसका क्या होगा, देखिए मोल पर लीटर। ठीक है, मतलब कॉन्सेंट्रेशन का जो भी यूनिट होता है, सॉल्युबिलिटी का भी ऐसा यूनिट नहीं होता। This is similar to SI unit of concentration. ठीक है, next is factors affecting solubility। ठीक है, मतलब कि अगर हमारे पास कोई भी सब्सटेंस है, ठीक है, तो उस सब्सटेंस का जो सॉल्युबिलिटी है वो किस किस फैक्टर पे डिपेंड करेगा। तो पहला फैक्टर कौन सा होगा, नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। ठीक है, थर्ड फैक्टर, सेकेंड फैक्टर विल बी टेम्परेचर एंड थर्ड वन इज ठीक है। तो सॉल्युबिलिटी किसी भी सॉल्यूशन का जो किसी भी सब्सटेंस का जो सॉल्युबिलिटी होगा वो तीन फैक्टर्स पे डिपेंड करेगा। ठीक है, फर्स्ट वन इज नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, सेकंड वन इज टेम्परेचर एंड थर्ड वन इज प्रेशर। तो अब हम लोग बारी बारी से देखेंगे कि कौन से फैक्टर्स पे किस तरीके से डिपेंड करता है किसी भी सब्सटेंस का सॉल्युबिलिटी। ठीक है, ठीक है, लेकिन नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट पे कैसे डिपेंड करेगा। सिमिलर नेचर ऑफ solute and solvent having
सिमिलर नेचर have high solubility while solute and solvent having different nature have low solubility. ठीक है, लो की जगह पे हम लोग नेग्लिजिबल के लिख सकते हैं। मतलब क्या हुआ कि वैसे सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट जिसका नेचर सेम हो, तो सेम नेचर वाले सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट का जो सॉल्युबिलिटी होगा वो बहुत ज्यादा होगा, और डिफरेंट नेचर वाले जितने भी सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट होंगे उनका सॉल्युबिलिटी नेग्लिजिबल होगा। ठीक है, यानी कि बहुत ही कम होगा। ठीक है, सेम नेचर का मतलब क्या हुआ कि अगर मान लेते हैं कि सॉल्यूट जो है वो पोलर है, ठीक है, और सॉल्वेंट भी हमारा पोलर है, तो दोनों का नेचर क्या है, सेम। तो दो अगर सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट दोनों ही अगर पोलर होंगे तो ये दोनों जो होंगे वो हाईली सॉल्युबल होंगे, मतलब इनका सॉल्युबिलिटी जो है वो बहुत ज्यादा होगा। ठीक है, हैव हाई सॉल्युबिलिटी। ठीक है, अगर मान लेते हैं कि सॉल्यूट जो है वो नॉन पोलर है और सॉल्वेंट भी जो है वो भी नॉन पोलर है। ठीक है, तो भी ये क्या होगा, इसका भी सॉल्युबिलिटी बहुत ज्यादा होगा। ठीक है, क्योंकि दोनों का जो नेचर है वो सेम है, दोनों ही सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट दोनों ही नॉन पोलर है। ठीक है, लेकिन अगर एक पोलर हो जाए और दूसरा नॉन पोलर हो जाए, ठीक है, तो इस केस में इनका सॉल्युबिलिटी जो होगा वो अप्रोक्सीमेटली नेग्लिजिबल होगा। ठीक है, हैव नेग्लिजिबल सॉल्युबिलिटी। ठीक है, आपने पढ़ा भी होगा, क्लास 11th में पढ़ा होगा, लाइट डिसॉल्व्स लाइट। ठीक है, तो लाइट डिसॉल्व्स लाइट का मतलब क्या होता है कि अगर एक ही तरह के सॉल्यूट, ठीक है, और सॉल्वेंट दोनों ही है तो वो क्या होंगे, हाईली सॉल्युबल होंगे। ठीक है, और अगर डिफरेंट नेचर वाले अगर सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट होंगे तो उनका जो सॉल्युबिलिटी होगा वो काफी कम होगा। ठीक है, एक एक एग्जांपल भी देख सकते हैं हम लोग। Let us assume कि सॉलिड हमने NaCl लिया है, ठीक है, और सॉल्वेंट हमने H2O लिया है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि ये जो NaCl है वो भी क्या है, दिस इज पोलर। ठीक है, पोलर क्या, इस पे तो चार्ज नहीं है, और ये भी क्या है, वाटर इज आल्सो अ पोलर। ठीक है, तो दोनों का नेचर क्या है, सेम है, यानी कि वाटर में जब भी NaCl को हम लोग मिक्स करने की कोशिश करेंगे तो इसका सॉल्युबिलिटी जो होगा वो बहुत ज्यादा होगा। ठीक है, यानी कि इन दोनों का सॉल्युबिलिटी क्या होगा,
इन दोनों का सॉलिबिलिटी बहुत ज्यादा होगा, ठीक है। नेक्स्ट केस में अगर मान लेते हैं कि CCl4 लिया है, ठीक है, एंड लेट अस अज्यूम कि हमने वाटर ही लिया है, ठीक है। तो अगेन CCl4 क्या है, दिस इज नॉन पोलर, ठीक है, एंड दिस इज व्हाट, दिस इज पोलर। तो अभी दोनों का जो नेचर है वो क्या हो गया, काफी डिफरेंट हो गया। तो डिफरेंट नेचर वाले जितने भी सॉलिड एंड सॉल्वेंट होंगे उनका सॉलिबिलिटी जो होगा वो नेग्लिजिबल, दे हैव नेग्लिजिबल सॉलिबिलिटी, ठीक है। सेम CCl4 को अगर बेंजीन में, ठीक है, बेंजीन में अगर हमने डिसॉल्व किया है तो दोनों का नेचर देखिए कैसा है, दिस इज आल्सो नॉन पोलर एंड दिस इज आल्सो नॉन पोलर, ठीक है। तो अभी दोनों का नेचर क्या है, सेम, फिर इनका सॉलिबिलिटी क्या होगा, बहुत ज्यादा होगा, ठीक है। तो सिंपली हमें एक वर्ड में याद रखना है कि लाइक डिसॉल्व्स लाइक, मतलब सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट का अगर नेचर सेम तरीके का हुआ तो सॉलिबिलिटी बहुत ज्यादा होगा, और अगर दोनों का प्रॉपर्टी, दोनों का नेचर अगर काफी डिफरेंट हुआ, एक पोलर दूसरा नॉन पोलर हुआ, तो उस केस में जो सॉलिबिलिटी होगा दैट विल बी नेग्लिजिबल, ठीक है। दोनों एक साथ हम लोग पढ़ लेंगे, ठीक है। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर दोनों को एक साथ करेंगे, ठीक है। इसके लिए हम लोग दो अलग अलग केस लेना होगा, ठीक है। फर्स्ट वन इज solubility of solid in liquid, ठीक है, एंड सेकेंड वन इज solubility of gases in liquid, ठीक है। दोनों में डिफरेंस है। देखिए इसका क्या मतलब हुआ कि सॉलिबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड का मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे जो सॉल्यूट है वो क्या है, सॉलिड है, बट सॉल्वेंट इज लिक्विड, ठीक है। और सॉलिबिलिटी ऑफ गैसेस इन लिक्विड का मतलब क्या हुआ, हियर लिक्विड इज एक्टिंग एज सॉल्वेंट बट द सॉल्यूट पार्टिकल्स आर इन गैसियस स्टेट, ठीक है। तो दोनों में काफी डिफरेंस है। सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि सॉलिबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड में, ठीक है, टेम्परेचर पे कैसे इफेक्ट करता है, ठीक है। ठीक है, टेम्परेचर डिफरेंस। सबसे पहला कि इसमें भी चार अलग अलग केसेस होंगे, ठीक है, वो डिपेंड करता है एंथैल्पी पे। मतलब कि लेट अस अज्यूम कि फर्स्ट हमने केस लिया है
जिसमें डेल्टा एच का जो वैल्यू है वो लेस देन 0, ठीक है। और सेकेंड केस हमने ले लिया जिसमें डेल्टा एच का वैल्यू जो है वो ज्यादा है 0, ठीक है। देखिए कि डेल्टा एच लेस देन 0 एंड डेल्टा एच ग्रेटर देन 0 का मतलब क्या होगा, ठीक है। डेल्टा एच लेस देन 0 का मतलब हुआ कि जो भी सिस्टम है, मतलब सिस्टम हमारा क्या कहलाएगा, सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, ठीक है। मतलब सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट को हम लोग क्या मान रहे हैं, सिस्टम मान रहे हैं। तो डेल्टा एच लेस देन 0 का मतलब हुआ कि सिस्टम का जो भी एनर्जी है, सिस्टम का जो भी हीट एनर्जी है वो धीरे धीरे कम हो रहा है। तो किसी भी सिस्टम का एनर्जी कम होगा, ठीक है। कब होगा कम, जब वो सिस्टम एनर्जी को रिलीज करेगा, ठीक है। मतलब अगर कोई सिस्टम अगर एनर्जी को रिलीज कर रहा है, ठीक है, तो उसका खुद का एनर्जी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। सो डेल्टा एच लेस देन 0 का मतलब सिर्फ इतना हुआ कि लेट अस एज्यूम वी हैव अ प्रोसेस व्हिच इज एक्सोथर्मिक इन नेचर, ठीक है। उसी का जस्ट उल्टा डेल्टा एच लेस ग्रेटर देन 0, ग्रेटर देन 0 का मतलब क्या हुआ कि सिस्टम का एनर्जी जो है वो इंक्रीज कर रहा है, सिस्टम का एंथैल्पी क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। तो सिस्टम का एनर्जी इंक्रीज कब होगा, जब वो एनर्जी को यानी कि हीट एनर्जी को एंज्यूम करेगा, ठीक है, कंज्यूम करेगा, ठीक है। तो कंज्यूम अगर करेगा तो इस प्रोसेस को हम लोग क्या कहेंगे, दिस इज एंडो, ठीक है। This process is, let us assume कि this process is in first case this process is exothermic in nature and in second case this process is endothermic in nature, ठीक है। एक्सोथर्मिक प्रोसेस किसको कहते हैं, जिसमें हीट एनर्जी रिलीज हो, ठीक है। और एंडोथर्मिक किसको कहेंगे, जिसमें हीट एनर्जी कंज्यूम करे, ठीक है। दो फेज हम लोग देखते हैं। ठीक है, इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, इसमें जो रिएक्शन है जो ए और बी हम लोगों ने लिया है, ठीक है, उससे हमें समझना है कि ए और बी क्या है, ठीक है। तो ऑब्वियसली यहाँ पे ए और बी रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट नहीं है, ठीक है। तो ए और बी यहाँ पे है क्या, ठीक है। ए इज द इनिशियल स्टेट, ठीक है, ए इज द इनिशियल स्टेट। इनिशियल स्टेट का मतलब क्या हुआ, जब सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट को हम लोगों ने मिक्स नहीं किया था, मतलब जितने भी सॉल्यूट पार्टिकल्स है वो अभी सॉल्यूट, मतलब जितने भी सॉल्यूट के पार्टिकल्स है वो सॉल्वेंट में अभी मिक्स होना स्टार्ट नहीं किया है उन्होंने, ठीक है। सो दिस इज द इनिशियल स्टेट ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, उसी को हम लोगों ने ए माना, ठीक है। बी क्या है, दिस इज द फाइनल स्टेट when the solution has been prepared, मतलब ए और बी दोनों मिलके क्या बनाएंगे, सॉल्यूशन को बनाएंगे। so this is the solution, ठीक है। अगर आपको ऐसे नहीं समझ में आ रहा है तो आप ऐसे कर सकते हैं, ए और बी है क्या वो समझा रहा हूं, ठीक है। सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट दोनों को मिलाने के बाद जो बनता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, सॉल्यूशन कहते हैं, ठीक है। मतलब सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट दोनों को मिक्स करने के बाद जो भी सब्सटेंस बनता है उसी को हम लोग क्या कह रहे हैं, सॉल्यूशन कहते हैं। इसी सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट को हम लोगों ने रिप्रेजेंट कर लिया है ए से, ठीक है, और इस सॉल्यूशन को हमने रिप्रेजेंट कर लिया है बाई बी, ठीक है। अभी आपको आ रहा होगा समझ में। तो यहाँ पे इक्वेशन ये क्लियर है कि ए क्या है, दिस इज द फेज ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट एंड दिस इज योर सॉल्यूशन, ठीक है। ये भी समझ में आ रहा है कि अगर एक्सोथर्मिक है तो सॉल्यूशन बनने के बाद, मतलब जब भी सॉल्यूशन बनेगा उस समय क्या होगा, हीट एनर्जी रिलीज होगा। और इस केस में सॉल्यूशन को बनाने के लिए यानी कि बी को प्रिपेयर करने के लिए सिस्टम को क्या करना पड़ेगा, हीट करना पड़ेगा, मतलब सिस्टम जो है वो हीट को कंज्यूम करेगा, ठीक है। अब देखिए अब हम लोग क्या करेंगे, अब लेट अस एज्यूम कि हमने टेम्परेचर को इंक्रीज कर दिया, ठीक है। दोनों ही केस में हम लोगों ने क्या किया है कि टेम्परेचर को इंक्रीज कर दिया है, ठीक है। तो बारी बारी से दोनों के लिए देखते हैं। फर्स्ट केस में अगर हम टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे, ठीक है, टेम्परेचर को इंक्रीज कर रहे हैं यानी कि हीट एनर्जी क्या कर रहे हैं, इंक्रीज कर रहे हैं हम लोग,
मतलब प्रोडक्ट साइड के वैल्यू को हम लोग क्या कर रहे हैं, इंक्रीज कर रहे हैं। ठीक है, रिमेंबर कि जैसे ही टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे तो फर्स्ट वाले में टेम्परेचर यानी कि हीट किधर है, राइट हैंड साइड में, यानी कि राइट हैंड साइड वाले वैल्यू को हम लोग क्या कर रहे हैं, इंक्रीज कर रहे हैं। इधर टेम्परेचर को हम लोगों ने क्या किया है, इंक्रीज कर दिया है। ठीक है, तो क्लास 11th में हम लोगों ने क्या पढ़ा, ली चैटेलियर्स प्रिंसिपल। ठीक है, तो अगर हम लोगों ने प्रोडक्ट साइड के वैल्यू को अगर हम लोगों ने इंक्रीज कर दिया है, ठीक है, अगर प्रोडक्ट साइड के वैल्यू को इंक्रीज कर दिया है तो अकॉर्डिंग टू ली चैटेलियर्स प्रिंसिपल ये क्या कोशिश करेगा, टेम्परेचर को कम करने की कोशिश करेगा। ठीक है, और रिएक्शन उस डायरेक्शन में शिफ्ट होगा कि जिधर टेम्परेचर उसका कम हो जाए। और टेम्परेचर का किधर कम हो रहा है, ए की तरफ। क्लियर है कि टेम्परेचर जो है वो ए की तरफ क्या हो रहा है, कम हो रहा है। यानी कि इस केस में जैसे ही टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे तो रिएक्शन जो है वो बैकवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट कर जाएगा। ठीक है, बैकवर्ड डायरेक्शन में क्या है, सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, मतलब सॉल्यूशन जो है वापस किस में कन्वर्ट हो रहा है, सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट में कन्वर्ट हो जा रहा है। ठीक है, तो अगर सॉल्यूशन वापस सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट में डिसेपरेट हो रहा है, कन्वर्ट हो रहा है, तो उस केस में इसका मतलब क्या हुआ कि सॉल्युबिलिटी जो है वो धीरे धीरे कम होता जा रहा है। ठीक है, तो फर्स्ट केस में जैसे ही टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे सॉल्युबिलिटी क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। सॉल्युबिलिटी डिक्रीज। ठीक है, मतलब फर्स्ट केस में जैसे ही टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे तो सॉल्युबिलिटी क्या हो जाएगा, हमारा कम हो जाएगा। ठीक है, अभी वापस आते हैं सेकेंड वाले केस में। सेकेंड वाला जो प्रोसेस है दिस इज एंडोथर्मिक इन नेचर। इट मींस इन ऑर्डर टू प्रिपेयर सॉल्यूशन इट रिक्वायर्स सम हीट एनर्जी। ठीक है, इसको हीट एनर्जी की जरूरत है। जैसे यहाँ पे हमने टेम्परेचर को इंक्रीज किया, यानी कि रिएक्टेंट साइड के वैल्यू को क्या कर दिया, हम लोगों ने इंक्रीज किया है। टेम्परेचर को जैसे ही इंक्रीज करेंगे सिस्टम का हीट एनर्जी क्या हो जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा। ठीक है, and according to Lee Chateliers principle it will try to minimize the effect, means it will try to decrease the temperature। ठीक है, अगर टेम्परेचर को हमने इंक्रीज किया है तो सिस्टम क्या करेगा, कोशिश कि सिस्टम के टेम्परेचर को डिक्रीज किया जाए। यही पढ़ा था हम लोगों ने ली चैटेलियर्स प्रिंसिपल में। तो इस केस में आप देखिए कि सिस्टम का जो टेम्परेचर है वो डिक्रीज किधर होगा, रिएक्टेंट साइड होगा या फिर प्रोडक्ट साइड होगा। सीधा सीधा दिख रहा है कि प्रोडक्ट साइड में टेम्परेचर जो है वो कम हो जाएगा। ठीक है, तो इस केस में रिएक्शन जो है वो किधर शिफ्ट करेगा, फॉरवर्ड डायरेक्शन में, यानी कि बी की तरफ। और बी की तरफ क्या है, सॉल्यूशन है, मतलब काफी तेजी से सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट मिक्स होकर सॉल्यूशन का फॉर्मेशन करेंगे। ठीक है, तो जितने ज्यादा तेजी से सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट मिक्स होंगे उतना ही ज्यादा क्या होगा, सॉल्युबिलिटी होगा। तो सेकेंड वाले केस में सॉल्युबिलिटी क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। सॉल्युबिलिटी इंक्रीज। ठीक है, इसी तरह से दो और केस भी ले सकते हैं, इनको समझाने की जरूरत नहीं है, जस्ट इसी का आप उल्टा कर लेंगे। ठीक है, मतलब कि डेल्टा एच को लेस देन 0 रखा, फोर्थ वाले केस में डेल्टा एच ग्रेटर देन 0 रखा। ठीक है, तो इसमें भी प्रोसेस क्या होगा, एक्सोथर्मिक होगा। दिस इज योर एंडोथर्मिक। ठीक है, इसमें भी वही होगा, ए प्लस बी सॉरी बी प्लस सी। ठीक है, और इसमें ए प्लस हीट गिव्स बी। ठीक है, अब दो और केस क्या ले सकते हैं कि फर्स्ट दो केसेस में हम लोगों ने क्या किया था, टेम्परेचर को इंक्रीज किया था। अभी हम लोग क्या कर लेंगे, टेम्परेचर को डिक्रीज कर लेंगे। ठीक है, डिक्रीज टेम्परेचर। ठीक है, अभी देखिए थर्ड वाला हम लोग समझते हैं कि इस केस में अभी हम लोगों ने क्या किया, टेम्परेचर को डिक्रीज कर लिया। ठीक है, तो टेम्परेचर को अगर डिक्रीज किया है हमने, सिस्टम के टेम्परेचर को हम लोगों ने क्या कर लिया, डिक्रीज कर लिया है, तो सिस्टम क्या करेगा,
According to Le Chatelier's principle, the system will try to increase its temperature. अपने टेम्परेचर को क्या करना चाहेगा? इंक्रीज करने की कोशिश करेगा। और टेम्परेचर किधर इंक्रीज होगा? प्रोडक्ट साइड में, ठीक है। मतलब टेम्परेचर जो है वो किधर इंक्रीज होगा? प्रोडक्ट साइड में, यानी कि रिएक्शन जो है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में थोड़ा सा शिफ्ट कर जाएगा। फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट करने का मतलब क्या हुआ कि सॉल्यूशन जो है वो काफी तेजी से बनेगा। तो जितना तेजी से सॉल्यूशन का फॉर्मेशन होगा उतना ही ज्यादा सॉल्युबिलिटी। तो थर्ड वाले केस में सॉल्युबिलिटी इंक्रीज कर जाएगा। ठीक है। उसी का जस्ट अपोजिट, अगर सिस्टम के टेम्परेचर को डिक्रीज किया है तो सिस्टम क्या करेगा? टेम्परेचर को इंक्रीज करने की कोशिश करेगा। और सेकेंड वाले केस में टेम्परेचर इंक्रीज किधर हो रहा है? बैकवर्ड डायरेक्शन में, ठीक है। यानी कि जो भी रिएक्शन होगा वो बैकवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट कर जाएगा, ठीक है। बैकवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट करने का मतलब क्या हुआ कि वापस सॉल्यूशन से कन्वर्जन स्टार्ट होना शुरू हो जाएगा सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट में, यानी कि सॉल्युबिलिटी जो है वो डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है। Solubility decreases. So this is how temperature affects the solubility of solid in liquid. ठीक है। टेम्परेचर डिपेंडेंस हो गया। नेक्स्ट इसी में हम लोग लिख रहे हैं अभी प्रेशर डिपेंडेंस। याद रहे हम लोग किसके लिए पढ़ रहे हैं? सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड। मतलब कि किसी भी लिक्विड सॉल्वेंट में अगर सॉल्यूट पार्टिकल अगर सॉलिड फेज में हो, मतलब अगर सॉलिड को एज ए सॉल्वेंट अगर मिक्स करे तो उस समय सॉल्युबिलिटी सिस्टम का कैसे इफेक्ट होगा उसके बारे में बताएंगे, ठीक है। लेसन में हम लोग लिख देंगे बस एक ही पॉइंट, प्रेशर डज नॉट अफेक्ट the solubility of solid in liquid because both solid and liquid are non-compressible. ठीक है। मतलब क्या हुआ कि जितने भी लिक्विड है और जितने भी सॉलिड है बोथ आर नॉन कंप्रेसिबल, ठीक है। तो नॉन कंप्रेसिबिलिटी के वजह से इनका कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा सॉलिबिलिटी पे, ठीक है। देखिए प्रेशर का मतलब क्या होता है कि प्रेशर अगर किसी भी सिस्टम का, अगर किसी भी सॉलिड का या फिर किसी भी लिक्विड का अगर हम प्रेशर इंक्रीज कर रहे हैं तो इसका क्या मतलब हुआ? तो उसको कंप्रेस करके मिक्स करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। मान लेते हैं कि अगर सॉलिड पार्टिकल जो है वो सॉलिड फेज में है और सॉल्वेंट जो है वो लिक्विड फेज में है, तो प्रेशर कैसे इंक्रीज करेंगे? उसको कंप्रेस करेंगे। तो कंप्रेस करने की वजह से जितने भी सॉलिड पार्टिकल्स होंगे वो सॉलिड में, सॉरी, जितने भी सॉलिड के पार्टिकल्स होंगे वो सॉल्वेंट में आसानी से मिक्स नहीं करेंगे, क्योंकि सॉलिड एंड लिक्विड दे बोथ आर नॉन कंप्रेसिबल। उसको कभी भी कितना भी प्रेशर लगा के कंप्रेस नहीं किया जा सकता है, ठीक है। आपने पढ़ा होगा सॉलिड तो नॉन कंप्रेसिबल होता ही है, लिक्विड का कंप्रेसिबिलिटी भी काफी नेग्लिजिबल होता है, उसको हम लोग नेग्लेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। सो एक ही लाइन इसमें हम लोग लिखेंगे कि प्रेशर डज नॉट अफेक्ट द सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड बिकॉज बोथ
solid and liquid, they are non-compressible in nature. ठीक है. नेक्स्ट इज solubility of gases in liquid. ठीक है. ठीक है. याद रहे कि अभी यहाँ पे जो गैस है वो गैस क्या है, दिस इज योर सॉल्यूट एंड दिस लिक्विड इज सॉल्यूट. मतलब अगर किसी भी लिक्विड में गैस के पार्टिकल्स को अगर मिक्स करेंगे तो उसका सॉल्युबिलिटी कैसे अफेक्ट करेगा, बाय चेंजिंग टेम्परेचर एंड प्रेशर. तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं टेम्परेचर डिफरेंस. देखिए टेम्परेचर पे कैसे डिपेंड करेगा. अगर मान लेते हैं कि किसी भी लिक्विड में अगर हमने किसी गैस पार्टिकल को डिसॉल्व किया है, ठीक है, और उसके टेम्परेचर को हम लोग क्या कर रहे हैं, इंक्रीज कर रहे हैं. तो जैसे ही सिस्टम के टेम्परेचर को अगर इंक्रीज करेंगे तो गैस के जितने भी पार्टिकल्स होंगे उनका मोशन क्या हो जाएगा, मोबिलिटी जो है सिर्फ गैस के पार्टिकल्स का ही नहीं, जितने भी गैसियस पार्टिकल्स होंगे यानी कि जितने भी सॉलिड के पार्टिकल्स होंगे और जितने भी लिक्विड पार्टिकल्स यानी कि जितने भी सॉल्वेंट के पार्टिकल्स होंगे, दोनों का मोबिलिटी क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा. मोबिलिटी का मतलब क्या हुआ, मोशन. दोनों का मोशन क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा. और पार्टिकल्स का जितना ज्यादा मोशन होगा उतने ही ज्यादा आसानी से वो क्या हो पाएंगे, इंटरमिक्स हो पाएंगे, यानी कि सॉल्युबिलिटी उतना ही ज्यादा बढ़ जाएगा. ठीक है. तो इस तरह से हम लोग कह सकते हैं कि अगर किसी भी सिस्टम का अगर टेम्परेचर हम लोग इंक्रीज करेंगे, ठीक है, तो गैसेस का सॉल्युबिलिटी भी क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा. ठीक है. क्यों इंक्रीज हो जाएगा, क्योंकि जितने भी सॉल्यूट पार्टिकल्स हैं और जितने भी सॉल्वेंट पार्टिकल्स हैं, दोनों का मोबिलिटी यानी कि दोनों का मोशन क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा. और मोशन इंक्रीज होने की वजह से दोनों का सॉल्युबिलिटी इंक्रीज हो जाएगा. ठीक है. तो वी कैन राइट on increasing temperature, the mobility of, याद रहे कि मोबिलिटी का मतलब होता है मोशन. मोबिलिटी ऑफ particles of solute and solvent will increase and hence the solubility of gases in liquid will increase. मतलब क्या हुआ कि जैसे ही टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे तो सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट दोनों का जो मोबिलिटी होगा, दोनों का जो मोशन होगा वो इंक्रीज हो जाएगा. ठीक है. और मोशन में इंक्रीमेंट की वजह से दोनों का सॉल्युबिलिटी जो है वो इंक्रीज हो जाएगा. ठीक है. जैसे इसका अपोजिट भी लिख सकते हैं कि टेम्परेचर को अगर डिक्रीज करेंगे तो जितने भी सिस्टम के पार्टिकल्स होंगे उनका मोबिलिटी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा. एंड इन दिस वे द सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस इन लिक्विड विल डिक्रीज. ठीक है. देखिए प्रेशर पे कैसे डिपेंड करेगा. ठीक है. लिक्विड और सॉलिड के केस में दोनों ही क्या थे, नॉन कंप्रेसिबल है. ठीक है. बट इफ वी हैव अ सॉल्यूशन in which solute particles are in gaseous state and solvent is in liquid state,
then remember this gaseous phase means these solid particles can be compressed easily because gases are easily compressible. तो जब भी हम लोग प्रेशर को इंक्रीज करेंगे तो लिक्विड के जितने भी पार्टिकल्स होंगे उनको तो हम लोग कंप्रेस नहीं कर सकते हैं बिकॉज दे आर नेग्लिजिबली कंप्रेसिबल, ठीक है, बट वी कैन कंप्रेस द पार्टिकल्स ऑफ गैसेस, ठीक है। तो कंप्रेसिबिलिटी मतलब गैसेस को क्या कर सकते हैं, कंप्रेस कर सकते हैं। तो कंप्रेस करने का मतलब क्या हुआ, मोर एंड मोर गैसियस पार्टिकल्स विल बी सॉल्युबल टू लिक्विड पार्टिकल्स और इस तरह से सॉल्युबिलिटी जो है उनका इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। प्रेशर डिपेंडेंस में लिखेंगे ऑन इंक्रीजिंग pressure of the solution solubility will increase as the gases means solute are easily compressible, ठीक है। मतलब कि गैसेस को हम लोग क्या कर सकते हैं, इजिली कंप्रेस कर सकते हैं एंड ड्यू टू दिस नेचर द सॉल्युबिलिटी ऑफ द सिस्टम विल इंक्रीज, ठीक है। इसी का जस्ट अपोजिट भी लिख सकते हैं कि अगर प्रेशर को डिक्रीज कर देंगे तो जितने भी सॉल्यूशन होंगे उनका सॉल्युबिलिटी क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है। सो इन नेक्स्ट क्लास वी विल स्टडी अबाउट, वी विल स्टार्ट फ्रॉम हेनरी लॉ। Thank you.